नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 की जो भूगोल NCERT है उसमें जो अध्याय 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण के बारे में। वन एवं वन्य जीव संसाधन, उनका वितरण किस प्रकार हुआ है या फिर उनके कितने प्रकार हैं, इस विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे और पढ़ेंगे। अगर भारत में वन प्रबंधन की बात करें कि भारत में जंगलों या वनों को मैनेज कौन करता है या उनका प्रबंधन कौन करता है, तो उनके प्रबंधन में भारत सरकार और भारतीय वन विभाग, साथ ही जो अन्य संबंधी विभाग हैं जैसे पर्यावरण संबंधी विभाग जो है वो, साथ ही जो अन्य विभाग हो गए जो कि जीव संरक्षण विभाग जो है वो हो गया, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, भारत में वन एवं वन्य जीवों का प्रबंधन करते हैं। इन सब ने मिलकर वनों को कई श्रेणियों में बांटा है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले आरक्षित वन की, रिजर्व फॉरेस्ट। सरकार ने देखा कि वनों को बहुत तेजी के साथ काटा जा रहा है, तो सरकार को ये महसूस हुआ कि इन वनों को आरक्षित कर दिया जाए। कुछ ऐसे वन थे जो खत्म होने की कगार पे आ गए थे, वहां पर बहुत सारी जो जरूरी स्पीसीज थी या जरूरी जनजातियां थी या जातियां थी जीवों की, पौधों की, वे पाई जाती थी। तो सरकार ने सोचा इनको आरक्षित कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। जैसे अगर कोई खास प्रकार का फर्नीचर हुआ, खास प्रकार की लकड़ी से बनता है और वो लकड़ी किसी खास प्रकार के जंगल में पाई जाती है, लेकिन अंधाधुंध कटाई के कारण वो जंगल क्या है, समाप्ति के किनारे पर पहुंच गया है। अब अगर वो जंगल समाप्त हो जाएगा तो अन्य कोई और स्थान है जहां से वो लकड़ियां प्राप्त कर सकें, तो उन वनों से लकड़ियां प्राप्त हो, इसके लिए उनको क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया है, यानी रिजर्व कर दिया गया है। आखिर इस रिजर्व वन को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा रिजर्व वन है, कौन सा नहीं, यानी कौन सा आरक्षित वन है और कौन सा आरक्षित वन नहीं है। तो बात करें आरक्षित वन की, तो इन्हें संरक्षित वन भी कहा जाता है। इन वनों को संरक्षित वन भी कहा जाता है, जिनका संरक्षण किया जा रहा है, यानी जिनका बचाव किया जा रहा है, ठीक, जिन्हें बचाया जा रहा है। इन वनों में शिकार करना बिल्कुल सख्त तरीके से मना होता है। अगर शिकार करते हुए पकड़ेंगे तो बहुत कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। साथ ही वन्य जीवों के जो प्राकृतिक आवास है वो पूरी तरीके से इन वनों में संरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वन एवं जीवों दोनों का संरक्षण शामिल है। इनमें मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। मानवीय गतिविधियां कौन सी हो गई, जलोनी लेना, ठीक, पत्ते तोड़ना पेड़ों से, या जो फल फ्रूट जंगली फ्रूट है उनको तोड़ना, इन पर पूरी तरीके से मनाही होती है, यानी सख्त मना होता है। साथ ही इन्हें आरक्षित घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। कौन से वन को आरक्षित घोषित करना है और इनको नहीं, ये अधिकार किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। अगर बात करें भारत का पहला आरक्षित वन, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा था? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले आरक्षित वन घोषित किया गया था। तो ये हो गया तुम्हारा रिजर्व फॉरेस्ट, या जिसको बोलते हैं आरक्षित वन। ठीक उसी के समकक्ष या कह लें थोड़ा कम शक्ति वाला है रक्षित वन, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। इन्हें भी संरक्षित वन कहा जाता है, लेकिन इनमें कुछ छूट दी गई है। जैसे
इन वनों में कुछ हद तक विशेष अनुमति द्वारा मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, और जैसे स्थानीय समुदायों को कानूनी रूप से वन संसाधनों के प्रयोग की अनुमति होती है। हुआ क्या, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ ये वनीय इलाका है ना, यहां पर क्या है, वहां के जो स्थानीय जनजातियां हैं उनकी जो आजीविका है वो जंगलों पर ही निर्भर है। अब अगर वो जंगलों पर निर्भर हैं तो अगर उन्हें रोक दिया जाएगा तो अपनी आजीविका के लिए कहां जाएंगे। तो कुछ सरकार ने क्या किया, कुछ ऐसे समुदायों को जिनकी आजीविका जंगल पर ही निर्भर थी उनको कानून में क्या कर दी, छूट दे दी, और कहा कि हाँ तुम जलोनी हो गया, पेड़ पौधे के जो जड़ें हो गई, पत्ते हो गए, इनको क्या कर सकते हो, इन जंगल से ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आजीविका इन्हीं पर निर्भर है। तो लेकिन बाकी जो अन्य मानवीय गतिविधियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी मनाही होती है। अच्छा, इन जो रक्षित वन है इनका उद्देश्य क्या है, सतत उपयोग के साथ संतुलन बनाए रखना, यानी वन के संसाधनों का तो उपयोग किया जाए लेकिन वन भी ना खत्म हो और वन के संसाधनों का भी उपयोग हो। जैसे अभी पेड़ है, हमें क्या जरूरत, जलोनी अगर लेनी है तो हमें क्या जरूरत पेड़ को जड़ से जो है काट दें, नहीं, हम उसकी शाखाओं को काट कर भी जो जलोनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार पेड़ों का उपयोग, या फिर हमें किसी पेड़ की जड़ लेनी है तो ये नहीं एक पेड़ काट दो जड़ निकाल लो, हम उसकी कुछ जड़ें काट दें कुछ छोड़ दें, फिर जड़ें बढ़ जाएंगी। तो इस रक्षित वन करने का उद्देश्य क्या है कि इसका सतत उपयोग भी हो और संतुलन भी बना रहे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस पर सरकार का केवल संपत्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार होता है। इसे भी राज्य सरकार ही घोषित करती है कि कौन सा रक्षित वन होगा और कौन सा नहीं होगा। यानी रक्षित वन को घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास। अच्छा, राज्य सरकार को ये अधिकार मिले कहां से हैं, तो बात है 1927 की, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी कौन सी, भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था। वो क्या बनाया गया था, भारतीय वन अधिनियम। इसकी जो धारा 29 है वो राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वो आरक्षित एवं रक्षित वनों को घोषित कर सकती है। एक और प्रकार है वनों का, अवर्गीकृत वन। ये वन किसी आरक्षित या संरक्षित वन की श्रेणी में नहीं आते, यानी जो दो वर्ग हैं रक्षित एवं आरक्षित वन के, उनकी श्रेणी से ये वन बाहर रखे गए हैं। इन वनों का अभी तक सरकार के द्वारा निर्धारण नहीं हुआ है, यानी सरकार अभी निर्धारित नहीं की है कि इन वनों को किस श्रेणी में रखा जाए, रक्षित वनों में या आरक्षित वनों में। उपर्युक्त लिखित दोनों प्रकार के वनों के अतिरिक्त वन हैं, यानी इनके अतिरिक्त वन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अवर्गीकृत वन कहलाएंगे। अब इन पर स्वामित्व किसका होता है, तो इन पर स्वामित्व होता है राज्य सरकार का भी हो सकता है या सरकार का भी हो सकता है, निजी व्यक्ति का हो सकता है, यानी प्राइवेट वन भी हो सकता है। जैसे जामनगर में है मुकेश अंबानी का एक वन है, सब इसको वनतारा बोलते हैं, है ना। और किसी समुदाय का भी इस पर क्या हो सकता है, स्वामित्व हो सकता है। इसमें इस वन में क्या था, सारी चीजों की बिल्कुल मनाही थी, इस वन में छूट के साथ में मनाही थी। लेकिन इन बाकी जो वन हैं इनमें पशु चराने के लिए, जलोनी लेने के लिए या अन्य कोई भी गतिविधि के लिए क्या होती है, पूरी तरीके से छूट होती है। देश के कुल वनों का 18% वन इसी वर्ग में आते हैं। कितने परसेंट, 1। अच्छा, गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुछ समुदायों के पास इनका जो है स्वामित्व है। गुजरात में सबसे ज्यादा अगर ऐसे इस प्रकार के वन हैं, कौन से, अवर्गीकृत वन, और उनका स्वामित्व किसके पास में है, वहां के स्थानीय समुदायों के पास में। अब हम बात करेंगे वन संरक्षण और समुदाय के बारे में। दरअसल
भारत में वन अनेक प्रकार की प्रजातियों का निवास है। अनेक प्रकार की प्रजातियों का निवास है और इसीलिए वन संरक्षण में उन समुदायों के सहयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां के जो स्थानीय समुदाय है या जनजातीय लोग हैं वो उन वनों के बारे में बहुत भली भांति से जानते हैं। तो अगर कोई ऑफिसर वहां पर जाता है तो जब तक वो उनका सहयोग नहीं लेगा, वो वन किस प्रकार के हैं, उनका भौगोलिक जो है आकलन कैसा है या भौगोलिक किस प्रकार से हो, भौगोलिक रूप से किस प्रकार से हो, इनके बारे में उसे जानने में काफी समय लग जाएगा। तो इसलिए वन संरक्षण में उन समुदायों का सहयोग अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि वे लोग भी क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर वन संरक्षण में सहयोग करते हैं। अगर बात करें इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण दो जगह देखे जा सकते हैं। पहला राजस्थान में ही वो दोनों जगह हैं। पहला है सरिस्का बाघ रिजर्व का, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के सरिस्का में पड़ता है। इसमें आने वाले जो गांव ने वन्य जीवों को बचाने के लिए, खनन कार्य को बंद करवाने के लिए अनेक संघर्ष किए और आखिरी में उसी का परिणाम था क्या, सरिस्का बाघ रिजर्व। जो सब राजस्थान के सरिस्का जिले में जितने भी लोग आते थे, जितने भी गांव आते थे, उन्होंने क्या किया, वन्य जीवों और खनन कार्य को बंद कराने के लिए संघर्ष किया और बना दिया क्या, सरिस्का बाघ रिजर्व। उसी प्रकार राजस्थान का एक और जिला है अलवर। अलवर में जो 5 गांव थे, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, जो 1200 हेक्टेयर की वन भूमि थी उसको क्या किया, भैरव देव डाक सेंचुरी बनाकर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और इस क्षेत्र में जो विदेशी लोगों के प्रवेश था उसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। यानी वहां पर कोई अन्य राज्य से, विदेशी का मतलब वहां के स्थानीय लोग तो आ जा सकते थे क्योंकि वो उनका घर था, लेकिन जो बाहरी लोग थे उनके आने पर निषेध कर दिया, जिससे वहां की जो प्रजातियां थी, जो वन की जातियां, पेड़ों की, वृक्षों की जातियां थी, उनको बचाया जा सके। अगला जो टॉपिक है वो है पवित्र पेड़ों का झुरमुट। पवित्र पेड़ों के झुरमुट। झुरमुट का अर्थ होता है वन, पवित्र पेड़ों के वन। बात भारत में जो है सदियों से पुराना जनजातीय विश्वास है कि जिनका ये क्या है, एक पुराना जनजातीय विश्वास है जिनका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने क्या किया है, विभिन्न वनों के मूल और कौमार्य स्वरूप को बचा रखा है। जैसे विविध और दुर्लभ जातियों के लिए संपत्ति की तरीके हमने झारखंड की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। वहां पर क्या हुआ था, लोगों की जीविका ही जंगल पर निर्भर करती थी। तो अगर हम देखें कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो आदिकाल से पेड़ों की रक्षा करते आ रहे हैं, वो भले ही किसी रूप में करते हो। जैसे अगर बात करें छोटा नागपुर के क्षेत्र में, तो यहाँ जो संथाल और मुंडा प्रजाति है वो महुआ और कदम्ब की वृक्षों की पूजा करती है। अब ये लोग अगर महुआ और कदम्ब के वृक्षों की पूजा करते हैं तो क्या ये इन वृक्षों को काटने देंगे? नहीं काटने देंगे। भगवान के तरीके पूछते हैं, कोई अपने भगवान को मार देगा? नहीं मार देगा। उसी प्रकार ओडिशा और बिहार की जनजातियां जो हैं शादी के समय इमली और आम की पूजा करती है। तो क्या ये इमली और आम के पेड़ को काटने देंगी? नहीं काटने देंगी। काटना मतलब पाप समझा जाएगा। अगला जैसे है उत्तर प्रदेश में, आप लोग देखते होंगे शादियों के समय पीपल और वृक्षों की पूजा की जाती है, या त्योहारों के समय भी पीपल और वृक्षों, वट वृक्षों की पूजा की जाती है। वट वृक्ष मतलब बरगद की पूजा की जाती है। तो भले ही ये जो है विश्वास हो
अंधविश्वास हो, कुछ भी कहें लोग, ये कहीं ना कहीं प्रकृति का भला ही है, वृक्षों का संरक्षण ही है। दरअसल ये लोग अब ये जो जिन पेड़ों की पूजा करते हैं, उन पेड़ों के जो जंगल हैं, जिनको क्या कहते हैं, झुरमुट, उनमें ये खुद तो भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनको भी घुसने नहीं देते हैं, क्योंकि वो वन मतलब भगवान। अब इसी प्रकार अगर वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो तुम लोगों ने देखा होगा मंदिरों में हिंदू धर्म में किसको माना जाता है, जो वानर है ना, और जो लंगूर है, उनको शायद हनुमान जी के नाम से जानते हैं ना। उनको क्या करते हैं, पवित्र मानते हैं, और उनको मारना या उनका शिकार बिल्कुल पाप समझा जाता है, क्योंकि लंगूर और बंदर को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। वैसे ही राजस्थान में एक समाज है, बिश्नोई समाज। लॉरेंस बिश्नोई का सबने नाम सुना होगा, है ना, उसी समाज से वो बिलोंग करते हैं। ठीक, उस समाज में क्या समझा जाता है, जो काला हिरन है, चिंकारा है और नीलगाय है, साथ ही मोर की पूजा की जाती है, और उनको मारना एक हत्या के समान लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। 1970 में शुरू किया गया था। ये कहां शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड में शुरू किया गया था। इसमें होता क्या था चिपको आंदोलन में, तो जैसे पता चला कि कोई वृक्ष कटने वाला है, तो लोग क्या करते थे, जैसे उसको काटने जाते थे, लोग जाकर उसको चिपक जाते थे। 4-5 लोग वृक्ष को चारों ओर से घेर कर चिपक जाते थे। कहते थे अगर वृक्ष को काटना तो पहले मुझे काटो, अगर वृक्ष को काटना तो पहले मुझे काटो। अगर देखें तो चमोली जिले के गोपेश्वर में पहली बार ये शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ, चमोली जिले के गोपेश्वर में, जो कहां है, उत्तराखंड में। इसी के बाद भारत सरकार ने 1972 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया। 1970 में यह आंदोलन हुआ, और इसी आंदोलन को सरकार की नजर में आया, और सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बना दिया। अगर बात करें इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, तो सबसे अहम भूमिका महिलाओं की ही थी। महिलाएं जाती थी, लिपट जाती थी उन वृक्षों से, जिन वृक्षों को काटा जाने वाला होता था। इसका नारा था, जंगल क्या उपजाते हैं, जीवन का आधार है। लोग पूछते हैं कि जंगल क्या देते हैं, तो ये कहते थे जंगल जीवन का आधार है, कि ऑक्सीजन, लकड़ी हो गई, बहुत सारे संसाधन हो गए जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार टिहरी के जो किसान थे, उनके द्वारा बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, जो क्या करता था, जो रासायनिक उर्वरक थे उनका विरोध करता था। कहता था प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके खेती करो, जिससे हमारे जो बीज हैं वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और इसी को कहा गया बीज बचाओ आंदोलन। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम इसी के अंतर्गत था, जो कि उड़ीसा में शुरू किया गया था। तो इसी के साथ ये हमारा अध्याय जो 2 था, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये समाप्त होता है। अगले अध्याय के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी भूगोल आपको पेपर तक कवर करवा देंगे।